This video lecture is about understanding GST presented by me अभिषेक चित्रांश। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम जीएसटी के बारे में वो सारी बेसिक चीज़ें समझेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो आपको एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया भी जानना चाहिए। फर्स्ट स्लाइड में हम देखें तो बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल अप टू द कंज्यूमर। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल से वो रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज तक जाएगा जहाँ पर उसको फर्दर वैल्यू एडिशन के थ्रू फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे वो कमोडिटी फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होती है, गवर्नमेंट उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाएगी। वो एक्साइज टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, इंडस्ट्री का ओनर अपने जेब से उसको ना पे करके उसको कमोडिटी के प्राइस में ऐड कर देगा और उसको फॉरवर्ड कर देगा होलसेलर की ओर। होलसेलर उस कमोडिटी के प्राइस को पे करेगा जब, तो उसके साथ साथ में उस टैक्स को भी पे कर देगा जो एक्साइज ड्यूटी के तरीके से लगाया गया था। और इसके अलावा इंडस्ट्री से लेकर के होलसेलर तक ट्रेवल करते समय उस कमोडिटी को बीच में और भी कई सारे टैक्स पे करने पड़े, जैसा कि रोड टैक्स, टोल टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, किसी भी सिटी में इंटर करने से पहले ऑक्ट्रॉय, ETC। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस यूज़ की गई इंडस्ट्री से होलसेलर के बीच में उस कमोडिटी को ट्रेवल कराने के लिए, उसका चार्ज भी कमोडिटी के प्राइस में ऐड किया जाएगा। और अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बड़ी है तो उसको उस सर्विस के जनरेशन के लिए सर्विस टैक्स भी पे करना पड़ेगा, वो भी इसके कमोडिटी के प्राइस में ऐड किया जाएगा। इस तरीके से होलसेलर को किसी एक डेफिनेट प्राइस पर वो कमोडिटी मिली जो इंडस्ट्रीज से चल करके और होलसेलर के पास तक आई। होलसेलर ने अपनी सर्विस उसमें ऐड करी कि जहाँ से वो इंडस्ट्री से लेकर के आ रहा है और एक मीडिएटर के तरीके से काम कर रहा है जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा फर्दर रिटेलर के लिए। उस सर्विस के लिए वो कुछ प्रॉफिट चाहता है और उस प्रॉफिट के पोर्शन को उसमें ऐड करके वो रिटेलर की ओर फॉरवर्ड कर देगा। फिर वो कमोडिटी ट्रेवल करते करते होलसेलर से रिटेलर की ओर जाएगी और बीच में रास्ते में फिर उसको वही सारे टैक्स देने पड़ेंगे, जैसा कि रोड टैक्स, टोल टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज और सर्विस टैक्स। ये सब ऐड होने के बाद रिटेलर को जब वो कमोडिटी मिलती है तो उसका प्राइस बढ़ा हुआ होगा। रिटेलर उसको कंज्यूमर को सप्लाई करेगा तो उसके ऊपर फिर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस इम्पोज किए जाएंगे। इस सारे प्रोसेस में जितने बार कमोडिटी सेल या परचेज की जा रही है उतने बार उस पर सेल्स टैक्स इम्पोज किया जाएगा। इंडस्ट्री ने जब सेल किया कमोडिटी को होलसेलर को तो भी सेल्स टैक्स इम्पोज किया गया। होलसेलर ने जब रिटेलर को सेल किया तो भी सेल्स टैक्स इम्पोज किया गया। रिटेलर ने जब कंज्यूमर को सेल किया तो भी सेल्स टैक्स इम्पोज किया गया। अगर ये कमोडिटी को मैन्युफैक्चर करने वाली इंडस्ट्री उसी स्टेट में है जिस स्टेट में इसका कंजम्पशन हुआ है, तो इन पूरी प्रोसेस में सेल्स के ड्यूरेशन में सेल्स टैक्स रिसीव करने का पावर किसको था? स्टेट गवर्नमेंट को था। और अगर कमोडिटी बनी किसी और स्टेट में और सेल दूसरे स्टेट में हो रही है तो दोनों स्टेट में से किसी को भी इसमें सेल्स टैक्स इम्पोज करने का पावर नहीं है। उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्स टैक्स इम्पोज करेगा, जिसको आप सेंट्रल सेल्स टैक्स के नाम से भी जानते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स इम्पोज किए गए और उसके अलावा ये टैक्सेस रिपीटेडली इम्पोज किए गए। तो जो कमोडिटी वैल्यू एडिशन के थ्रू जितना उसका प्राइस हुआ था उससे कहीं अधिक उसका प्राइस हुआ कंज्यूमर के पास तक पहुंचते पहुंचते, जो किसी फर्दर वैल्यू एडिशन का रिजल्ट नहीं था बल्कि सिर्फ रिपीटेडली इम्पोज्ड टैक्स का रिजल्ट था, जिसको आप कह सकते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स का इफेक्ट। इसको अगर रिड्यूस करना है तो गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स में कन्वर्ट कर दे, जिसको जीएसटी के नाम से जाना जाए। अब अगर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल से इंडस्ट्री तक वो कमोडिटी पहुंच गई,
इंडस्ट्री ने उसको कन्वर्ट किया किसी फिनिश्ड गुड्स में, उसी पॉइंट ऑफ टाइम में उसमें कितना जीएसटी लगाया जाना है ये डिसाइड कर दिया गया, और वो जीएसटी का रेट के हिसाब से उसका वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू ऐड कर दिया गया कमोडिटी के मॉनेटरी वैल्यू में। इंडस्ट्री के ओनर ने अपने तरफ से एक बिल जनरेट किया, एक इनवॉइस जनरेट किया, जिसको ई वे बिल कहेंगे जीएसटी के अंतर्गत, और वो ई वे बिल लेकर के एक ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो इंडस्ट्री से होलसेलर की ओर ट्रेवल करा देता है। इस रास्ते में जितने भी टैक्स अभी तक देने पड़ रहे थे वो बिल्कुल भी देने नहीं पड़ेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि इनवॉइस है, वो ई वे बिल है जिसको शो करते हुए वो सारे टैक्स को एग्जेम्प्ट करा सकता है। होलसेलर जब वही कमोडिटी को सेंड करेगा रिटेलर की ओर तो फिर से खुद एक इनवॉइस जनरेट करेगा जिसको जीएसटी का ई वे बिल कहेंगे, और वो ट्रांसपोर्ट कर देगा उस कमोडिटी को रिटेलर तक। फिर रास्ते में उसको कोई भी ऐसे टैक्स नहीं पे करने पड़ेंगे। अल्टीमेटली जब रिटेलर कंज्यूमर को सेल करेगा वो कमोडिटी, तो कंज्यूमर उसको मॉनेटरी वैल्यू पे करेगा, जिसमें उस कमोडिटी का, फिनिश्ड गुड्स का वैल्यू एडिशन के साथ जो वैल्यू हुआ था वो शामिल होगा, और उसके अलावा जो जीएसटी का रेट था, जीएसटी का मॉनेटरी वैल्यू था, वो शामिल होगा। कंज्यूमर ने उस पूरे बर्डन को बेयर किया, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर ही अल्टीमेटली उसको कंज्यूम करने वाला है उस कमोडिटी को। तो क्योंकि उस कमोडिटी का बेनिफिट कंज्यूमर ने रिसीव किया, इसलिए कंज्यूमर को टैक्स पे करना पड़ा। लेकिन आप इन दोनों ही प्रोसेस को कंपेयर करें, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया और जो जीएसटी आने के बाद डिस्कस किया, तो एक बात पे तो आप श्योर हैं कि जीएसटी इम्पोज होने के बाद जो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स थे वो सिंगल टैक्स में कन्वर्ट हुए, कैस्केडिंग इफेक्ट रिड्यूस हुआ, और अल्टीमेटली जितना प्राइस कमोडिटी का पहुंच रहा था पहले उतना प्राइस नहीं पहुंचेगा, और आप कह सकते हैं कि उस कमोडिटी का जो मॉनेटरी वैल्यू है मार्केट में, जो मार्केट प्राइस है, वो पहले ही कंपेरिजन में कम होगा। अगर ऐसा सारी कमोडिटी के साथ इंश्योर कर दिया जाए तो रिजल्ट ये होगा कि ओवरऑल जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो इकॉनमी में कम हो जाएगा। दूसरी बात, अभी तक जो गवर्नमेंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट देने का प्रोविज़न था कि हर नेक्स्ट स्टेप में वो प्रीवियस स्टेप में किए गए टैक्स को रिटर्न करता था, इनपुट टैक्स रेट। फॉर एग्जांपल, अगर इंडस्ट्री ने होलसेलर को सेल किया और होलसेलर ने उस बिल के अमाउंट में 10 रुपये एज अ टैक्स पे किया है, होलसेलर ने रिटेलर को सेल किया, रिटेलर उसके प्राइस में 12 रुपये का टैक्स दे रहा है, तो 12 रुपये के टैक्स में वो ये शो कर देता था गवर्नमेंट को कि 10 रुपये का टैक्स होलसेलर ने पहले ही पे कर दिया था। तो जो 12 रुपये की हमारे ऊपर टैक्स इम्पोज किया जा रहा है वो हमने जो पे कर दिया उसमें से हमारा 10 रुपये रिटर्न होना चाहिए। तो गवर्नमेंट उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के तरीके से रिटर्न कर देता था रिटेलर के पास। तो रिटेलर के ऊपर जो टोटल बर्डन पड़ा उस टैक्स का वो सिर्फ 2 रुपये का पड़ा। लेकिन ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रोविज़न सिर्फ कमोडिटी पे था, सर्विसेज पर नहीं था। तो जो बीच में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ऐड हो रही हैं उसको आप इनपुट टैक्स क्रेडिट उसमें नहीं जनरेट कर पा रहे थे। अब गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में दोनों को मर्ज कर दिया, तो दूसरा बेनिफिट ये था कि जो बीच में सर्विसेज यूज़ करी गई उसमें जो टैक्स पे किया गया उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अब नेक्स्ट स्टेप में मिल सकेगा। इससे ओवरऑल जो प्राइस होगा फाइनल गुड्स एंड कमोडिटी का, जो कंज्यूमर एंजॉय करेगा, वो कहीं कम होगा एज़ कम्पेयर टू अर्लियर एग्जिस्टिंग मेथड। तो जीएसटी का ये बेनिफिट हुआ, सारे टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स मर्ज किया गया, और जीएसटी जो बना ये भी कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑन द स्पॉट होता है, जिस पॉइंट ऑफ सेल पर उसको कलेक्ट किया गया उसी जगह पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, होलसेलर ने जब फाइनल गुड्स को परचेज़ किया था इंडस्ट्री से, तो उसने टैक्स पे किया। वो टैक्स का कलेक्शन किसने किया? इंडस्ट्री ने। इंडस्ट्री ने उस टैक्स का कलेक्शन किया फॉर एग्ज़ाम्पल 12% पे। तो 12% जीएसटी जो कलेक्ट होकर इंडस्ट्री के पास आया वो ऑटोमेटिकली 2 अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, सीजीएसटी सेंट्रल अकाउंट में, एसजीएसटी स्टेट के अकाउंट में।
और वो 12% का टैक्स का 6% CGST में चला जाएगा और 6% SGST में चला जाएगा। तो CGST और SGST कोई नए टैक्स नहीं बल्कि दो अकाउंट हैं जिसमें GST के इम्पोजिशन वाले पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है ऑन द स्पॉट। नेक्स्ट एक टर्म यूज़ किया है IGST, इंटर स्टेट GST। हमने डिस्कस किया था सेंट्रल सेल्स टैक्स को, उसमें यह था कि अगर कमोडिटी किसी एक स्टेट में बन करके दूसरे स्टेट में सेल होने जाती है तो सेल्स टैक्स लगाने का पावर दोनों में से किसी भी स्टेट को नहीं होता, बल्कि किसको होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें सेंट्रल सेल्स टैक्स इम्पोज कर रही थी। अब वो सेंट्रल सेल्स टैक्स ना इम्पोज करके IGST इम्पोज करेगा, इंटर स्टेट GST। इससे मिलने वाला जो पैसा है वो फिर दो अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, CGST और SGST। लेकिन इस बार SGST का अकाउंट उस स्टेट का होगा जहां पर इस कमोडिटी का कंजम्पशन किया गया है। इससे पहले सेंट्रल सेल्स टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो उस स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता था जिस स्टेट गवर्नमेंट में उस कमोडिटी का प्रोडक्शन हुआ है। इसीलिए आप GST को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं। इसका मतलब कमोडिटी जहाँ पर कंज्यूम की जाएगी उसके टैक्स का जो प्रोपोर्शन है SGST का वो उसी स्टेट को रिसीव होगा, ना कि प्रोड्यूसिंग स्टेट को। और जितने भी इंपोर्ट हैं, इंपोर्ट को भी आप किसके तरह ट्रीट करते हैं, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, और उस पर भी IGST इम्पोज किया जाता है। तो जो स्टेट जितना अधिक इंपोर्ट करेगा उसको उतना अधिक SGST का प्रोपोर्शन मिलता चला जाएगा। ये कुछ डिस्कशन है आपका कि क्या चेंज आया जो GST इम्प्लीमेंट होने के बाद आपको देखने को मिलता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं डिस्कस करना। जैसे फर्स्ट है GST काउंसिल। GST काउंसिल एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है। सारे डिसीजन जो GST के बारे में अब लिए जाने हैं GST इम्प्लीमेंट होने के बाद, इट मीन्स 1 जुलाई 2017 के बाद, वो सारे डिसीजन GST काउंसिल लेगी। GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 279A में कॉन्स्टिट्यूशन के। वही रिकमेंड करेगा कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी GST से रिलेटेड इशू हैं उसको किस तरीके से टैकल किया जाए। दोनों एंटिटी के बीच में किस तरीके से GST का प्रपोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करना है ये भी डिसाइड करने का पावर GST काउंसिल के पास है। और किस कमोडिटी पर कितने % का GST रेट इम्प्लीमेंट करना है उसका पावर भी GST काउंसिल के पास है। इसके चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, और इसके अलावा बाकी सारे मेंबर्स इसमें यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू, इसके अलावा मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स। इसका मतलब सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो इसके चेयरमैन होंगे। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं इस GST काउंसिल में उनका वेटेज 1/3 के आसपास है, और जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनके टोटल मेंबर मिलाकर के 2/3 मेजॉरिटी रखते हैं। इस GST काउंसिल के अंदर कोई भी डिसीजन लिया जाना है उसके लिए कम से कम 3/4 मेजॉरिटी चाहिए, तभी वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें कि जो रिसेंट अपडेट 38th मीटिंग हुई 18 दिसंबर 2019 में, इसमें पहली बार रिक्वायरमेंट हुई कि इस वोटिंग ऑप्शन को यूज़ किया जाए जब डिसाइड करना था कि लॉटरी पर किस प्रकार से GST का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट जो टर्म है वो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। इसको समझेंगे तो बहुत सारे छोटे डीलर्स हैं जिन्होंने इस बात को ऑप्ट नहीं किया कि उनको GST में रजिस्टर होना है, या वो एलिजिबल नहीं थे GST में रजिस्टर होने के लिए। वो कोई कमोडिटी, गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं किसी बड़े बायर को, उस कंडीशन पे जो सेल कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि GST कलेक्ट करे। लेकिन उस स्मॉल सेलर ने अगर GST कलेक्ट कर लिया तो वो GST में रजिस्टर ही नहीं है तो उसको पे कैसे कर पाएगा। इसलिए उसको छूट दी गई है कि GST वो कलेक्ट नहीं करेगा। GST कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बायर की होगी जिसने उससे कमोडिटी परचेज़ करी है। तो GST कलेक्ट वो करता है जो सेलर हो। इस कंडीशन पे
जहाँ पर छोटा सेलर है उसके बिहाफ में बायर जीएसटी पे करेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा। ये सिस्टम ही कहलाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ई वे बिल पहले भी हमने डिस्कस किया पहले फर्स्ट पेज पे कि ई वे बिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जनरेट करता है हर सेलर ऑनलाइन कि जब उसको 50,000 रुपीज़ से अधिक की कमोडिटी को ट्रैवल कराना हो 10 किलोमीटर से अधिक के डिस्टेंस के लिए, तो उसको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है, जो इस बात का प्रूफ होता है कि उसने जीएसटी पे कर दिया और उसको इन बिटवीन जहाँ से कमोडिटी चली है और जहाँ तक पहुँचना है डेस्टिनेशन तक कोई भी अदर टैक्स पे नहीं करना है। इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम द जीएसटी कॉमन पोर्टल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन और ट्रांसपोर्टर्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट, जैसा हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टर्म इंपॉर्टेंट है कंपनसेशन सेस, लगातार न्यूज़ में भी रहा। कंपनसेशन सेस, तो जब जीएसटी इम्पोज किया जाना था तो सबसे अधिक अपोज करने वाले स्टेट गवर्नमेंट थे। स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना था कि इससे हमारा टैक्स इम्पोज करने का जो पावर है वो कम हो जाएगा, और जिस तरीके से हम वेरिएबल डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए टैक्स के रेट को वेराई करा सकते थे वो नहीं करा पाएंगे, जिससे हमको लॉस होगा रेवेन्यू का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको एग्री कराने के लिए ये कह दिया कि आने वाले 5 साल तक, इट मीन्स जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद से 5 साल तक जितना लॉस होगा रेवेन्यू का स्टेट गवर्नमेंट के, वो कंपनसेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा का पूरा। इस कंपनसेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो बेस ईयर चूज़ किया गया वो 2015-16 का टोटल रेवेन्यू जनरेशन था। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने उन डेटा को गवर्नमेंट के पास सबमिट कर दिया कि 2015-16 में उनका कितना रेवेन्यू जनरेशन हुआ था। उस रेवेन्यू में पर ईयर 14% की ग्रोथ के हिसाब से जितना उनका अमाउंट बनता है 2017 के बाद किसी भी ईयर में, अगर उससे कम रिसीव करती है वो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू, जीएसटी के थ्रू, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वो डिफरेंस या वो लॉस पूरा का पूरा कंपनसेट करेगी अगले 5 साल तक, इट मीन्स 2022 तक। इस कंपनसेशन को पे करने के लिए गवर्नमेंट ने लग्जरी गुड्स और बाकी सिन गुड्स वगैरह में एक सेस इम्पोज किया, जिसको कहा गया कंपनसेशन सेस, जिसका डिस्कशन इसमें किया गया है। जो कंपनसेशन सेस से कलेक्शन आएगा रेवेन्यू का, वो सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, जिसको वहाँ से ट्रांसफ़र करके पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में रखा जाएगा। अगला टर्म इंपॉर्टेंट है नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। इस अथॉरिटी को सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के सेक्शन 171 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और इसका बेसिक पर्पज़ ये था कि जिस प्रकार से हमने देखा था कि प्राइस कम होंगे कमोडिटीज़ के जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद, तो उस कम हुई प्राइस का बेनिफिट सेलर कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए इस अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। अगर नहीं पहुंचा रहा होगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए भी ये अथॉरिटी एम्पावर्ड थी। नेक्स्ट है कौन कौन से टैक्स इसमें सब्स्यूम नहीं किए गए जीएसटी में। तो देखें, अगर आप ये याद करेंगे कौन कौन से सब्स्यूम कर दिए गए हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 17 टैक्सेस हैं जिसको इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसको इसमें सब्स्यूम कर दिया गया है। हम रिवर्स मेथड से चलें और हम सिर्फ इन 7 टैक्सेस को याद कर लें जिसको सब्स्यूम नहीं किया गया, उसके अलावा कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिखाई दे, आप उसको टिक कर दें कि वो सब्स्यूम कर लिया गया है जीएसटी में। कौन कौन सब्स्यूम नहीं किए गए, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी। आपको पता है कस्टम ड्यूटी में बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी 3 प्रकार के टैक्स होते हैं, जिनमें से काउंटर वेलिंग ड्यूटी को मर्ज कर दिया गया है जीएसटी के साथ में, लेकिन बेसिक कस्टम ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी को मर्ज नहीं किया गया है। सेंट्रल एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसको भी जीएसटी में सब्स्यूम नहीं किया गया। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर वैट वैल्यू एडेड टैक्स, इसको भी सब्स्यूम नहीं किया गया। स्टाम्प ड्यूटी को सब्स्यूम नहीं किया गया। प्रॉपर्टी टैक्स जो लोकल बॉडीज़ लगाती हैं उसको सब्स्यूम नहीं किया गया, और प्रोफेशनल टैक्स को सब्स्यूम नहीं किया गया। इसके अलावा
कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो जीएसटी के पैरामीटर में अभी शामिल ही नहीं किए गए। उनमें से पहला है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इनको अभी भी जीएसटी के अंडर नहीं रखा गया। अल्कोहल को जीएसटी के अंडर नहीं रखा गया। और रियल इस्टेट का रीसेल वाला सेक्टर, तो रियल इस्टेट में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा वो तो जीएसटी के अंतर्गत आएगा, लेकिन जहाँ पर रीसेल होगा, प्रॉपर्टी परचेज और सेल करने वाला सिस्टम, वहाँ पर जीएसटी इम्पोज नहीं किया जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पर लगने वाला टैक्स, उसको भी जीएसटी के अंतर्गत नहीं लाया गया है। जो लेटेस्ट अपडेट है इसमें वो ये है कि 38th मीटिंग में ही डिसाइड किया गया कि अब आधार ऑथेंटिफिकेशन कंपलसरी हो गया, मैंडेटरी हो गया, या अगर आप इससे बचना चाहते हैं कि आधार नहीं देना चाह रहे ऑथेंटिकेशन के लिए, तो आपको फिजिकली वेरीफाई कराना पड़ेगा। फिजिकल वेरीफाई कराने में माइनस पॉइंट ये है, कम से कम 3 दिन का टाइम लगेगा। आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू वो इमीडिएटली हो जाएगा। इसको 1 जनवरी 2020 से कंपलसरी कर दिया गया टू चेक माल प्रैक्टिसेस। इसमें होता ये था कि लोग फेक इनवॉइसेस जनरेट कर रहे थे, और उन फेक इनवॉइसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।